हेलो दोस्तों। तो जैसा कि मैं आप लोगों को राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 की तैयारी करा रहा हूँ, उसी क्रम में मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ जियोग्राफी का क्लास लेकर। जियोग्राफी जियोग्राफी यानी कि भूगोल भूगोल का क्लास लेके आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। भूगोल का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक लेक्चर मैं ले चुका हूँ, ये दूसरा लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो दो टॉपिक होगा। पहला होगा अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि हर बार प्रश्न पूछ रहा है आपसे। और दूसरा जो है आपका वो महासागरीय धाराएं। इन दो टॉपिकों को हम पढ़ेंगे, जहाँ से एक या दो प्रश्न हर बार लगभग पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा देखेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अक्षांश रेखाओं से। अच्छा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं क्या? तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में धरती पर या पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा है नहीं। ये सभी क्या है? दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं ताकि हम ग्लोब की सहायता से किसी भी स्थान की स्थिति को जान सके कि वो कहाँ पर है, एग्जैक्ट किस दिशा में है या पृथ्वी पर किस स्थान पर है, उसकी स्थिति जानने के लिए ये सब रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई है और उसको पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींचा गया है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से खींची गई हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। पहली बात तो क्षैतिज रूप से, दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि पूर्व पश्चिम दिशाएं कैसे होती हैं। तो किसी भी चित्र को यदि हम देख रहे हैं तो ऊपर नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है, नीचे साउथ होता है यानी दक्षिण होता है, हमारे दाएं हाथ की तरफ पूर्व होता है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो यानी क्षैतिज रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? जो इधर से ऐसे खींची गई है। ये सब जो रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये सभी क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं हैं ये सभी। तो अक्षांश रेखाओं में भी कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है वो भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा क्या होती है? जो पृथ्वी के लगभग बीचों बीच खींची गई है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम पृथ्वी के बीचों बीच खींच दें तो ऊपर का आधा हिस्सा, नीचे का आधा हिस्सा लगभग बराबर दिख रहा है। तो ऐसी ही रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमि के मध्य में खींची गई रेखा, तो ये है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो दो नाम इसके हो गए, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो 3 नाम होंगे, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। 3 नाम इसके हैं। और मैं आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। पहली बात भूमध्य रेखा के बारे में, ये भूमध्य रेखा तो ये सबसे बड़ी है, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे क्या होती जाएगी? अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी। जैसा कि चित्र में आप देख ही रहे हैं,
सबसे बड़ी ये वाली है भूमध्य रेखा, इसके बाद ये उससे छोटी हो गई, उससे छोटी हो गई, इसी तरीके से इधर भी छोटी होती चली जा रही हैं। तो यानी कि बीच वाला जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, और बीच वाला कौन है? भूमध्य रेखा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है। पृथ्वी को बीचों बीच है, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्यों उत्तरी गोलार्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक गोला है ना, गोले को 2 भागों में बांट दे रहा है। गोलार्ध गोले का आधा, गोलार्ध का मतलब गोले का आधा। तो हम देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पर ऊपर वाले को यानी उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को यानी दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध। याद रखिए 2 भागों में बराबर भागों में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा 0 से फिर 0, इसके बाद 1 2 3 ऐसे करके चला जाता है, और आखिरी जो यहाँ पे होता है बिंदी के रूप में होता है नॉर्थ साउथ में। इसी तरीके से साउथ में भी ऐसे 1 2 करके 90 तक जाता है। दोनों साइड 90 डिग्री तक जाता है। ये दोनों साइड क्या होता है? 90 डिग्री तक जाता है। और जो 90 डिग्री वाली लाइन होती है वो बिल्कुल बिंदु के रूप में होती है, वो रेखा ना होकर बिंदु होती है। तो जो ऊपर वाले नॉर्थ साइड बिंदु होती है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण की तरफ एकदम बिंदी जैसा आखिरी 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध आपको समझ में आ गया। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। तो यदि हम देखें तो भूमध्य रेखा तो 0 है, इसके बाद 90 ऊपर और 90 नीचे, तो 90 90 180, और एक ये बीच वाला भूमध्य रेखा 0 वाला। टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? तो 181। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 181 गिनती के रूप में। लेकिन यदि हम जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, दोनों ध्रुवों को हम रेखा न माने, क्योंकि ये बिंदी होता है, तो रेखा न माने तो 2 कम हो जाएगा, यानी कितने? 179। तो यदि ध्रुवों को लेकर ध्रुवों को रेखा मान के पूछे आपसे तो 181 पे टिक करेंगे, ध्रुवों को छोड़कर तो 179। आप इसको याद रखिए। इसके बाद भूमध्य रेखा के बारे में इतनी बातें हो गई। अच्छा, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, एक 0 के बाद 1 ऐसे ऐसे 90 तक जाती है ना, मैंने बताया 90 तक ऊपर और 90 तक नीचे। तो दो अक्षांशों के बीच यदि हम पूछे, यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। याद रखिए, ये प्रश्न आपसे एक बार परीक्षा में आपको पूछा हुआ है। तो यदि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी आपसे पूछ दे, और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनकी दूरी हर जगह समान होती है। तो ये समांतर रेखाएं होती हैं और इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो भूमध्य रेखा के अलावा कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं यहाँ पे दी गई है। भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री वाली रेखा होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। वैसे ही भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री वाली जो रेखा होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। इनका नामकरण इस आधार पर हुआ है कि जो सूर्य हमारा होता है वो इन्हीं 2 रेखाओं के बीच में गमन करता है। उत्तरायण, यदि उत्तर की तरफ जाता है सूर्य भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ तो उत्तरायण बोलते हैं, और भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ जाता है तो दक्षिणायन। यानी सूर्य की सीमा यहीं तक है। सूर्य यदि उत्तरायण होगा तो कर्क रेखा तक अधिकतम जाएगा, सीधा पड़ेगा कर्क रेखा पे, उसके बाद वापस हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो मकर रेखा तक जाएगा और इसके बाद वापस हो जाएगा। तो इसीलिए इसी आधार पर इनका नामकरण पड़ा हुआ है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में हम 2-3 बातें जान लेते हैं। कर्क रेखा यहाँ पे लिखा हुआ देख ही रहे हैं आप।
कर्क रेखा। तो पहली बात तो 23.5 डिग्री उत्तरी होती है, उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है ये, इसको आपको याद रखना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये। दूसरी बात ये है कि जो कर्क रेखा है उस पर सूर्य सीधा कब पड़ता है, तो 21 जून को, यानी सूर्य की प्रकाश सीधा या सूर्य इसकी सीध में कब आता है, 21 जून। ये आपको याद होना चाहिए। 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ दे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून। क्यों? क्योंकि इसी दिन सूर्य इस पर सीधा पड़ता है तो ज़्यादा देर तक रहता है, इसीलिए दिन ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो कर्क रेखा पर सूर्य सीधा पड़ता है 21 जून को, और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध आपको समझ में आया होगा, पीछे मैंने बताया उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। अच्छा, जो एक कर्क रेखा है ये भारत से होके भी गुजरती है। ये भारत को लगभग 2 भागों में बांट देती है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में, 2 बराबर। जैसे भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, वैसे ही कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो आपसे कभी पूछ दे कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों का नाम मैं बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। पहला है, चलो लिख भी देता हूँ, गुजरात। दूसरा है राजस्थान। तीसरा है मध्य प्रदेश MP। चौथा है छत्तीसगढ़। पांचवा है झारखंड। अगला है पश्चिम बंगाल। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 और हैं, एक है त्रिपुरा और एक है मिजोरम। ये 8 राज्य एक बार पढ़ लीजिए। कभी पूछ दे कि किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत के, तो ये 8 राज्य हैं। 8 राज्यों का नाम यहाँ पे है। कभी ये ऐसे भी पूछ सकता है कर्क रेखा भारत के किन राज्य से नहीं होकर गुजरती है, तो 8 आपको याद होगा तो आप छाट लेंगे। तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से भारत के होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में इतनी बातें हो गई। अब हम देखते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी होता है, और मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर, याद रखिए 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पे, सूर्य के प्रकाश मकर रेखा पे सीधी पड़ती है। कब? 22 दिसंबर को, यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो इतनी बातें मकर रेखा के बारे में हो गई। अब हम देखते हैं कि कुछ और बातें कि किस दिन भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। कौन सा डेट होता है जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, तो वो डेट है 21 मार्च और आपका है 23 सितंबर। ये डेट आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 2 बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इस दिन भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, यानी कि दोनों गोलार्धों में या पूरे पृथ्वी पर हम कह सकते हैं दिन रात बराबर होता है इस दिन। किस दिन? दिन रात बराबर होता है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन रात दोनों बराबर होते हैं, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो आपसे 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश कब सीधा पड़ता है,
तब भी आपका उत्तर होगा 21 मार्च, 23 सितंबर। यदि पूछ दे आपको कि दिन रात कब बराबर होता है, तो 21 मार्च या 23 सितंबर, दोनों जब ऑप्शन में मिल जाए, दोनों में से एक भी दे सकता है। तो जब भी ऐसा मिले तो आप उसको टिक कर दीजिए। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं वे ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती हैं, और ये समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। जैसा कि हमने देखा कि अक्षांश रेखाएं तो समांतर होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं समांतर नहीं हैं, ये ध्रुव पर आकर मिल रही हैं। यानी भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी सबसे अधिक है और ध्रुवों पर सबसे कम है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। अच्छा, तो देशांतर रेखाएं आपको समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं। तो जैसा कि इस पृथ्वी को देखने पे हमको ये समझ में आ रहा है कि इधर से तो हम इसको ऐसे, क्योंकि ये गोलाकार है, तो ऐसे हम इसको तो आप दो बराबर भागों में ऊपर नीचे तो बांट सकते हैं आराम से। हमको समझ में आ जाएगा कि ये रेखा खींच सकते हैं हम, काल्पनिक रेखा, कि ये दो बराबर भागों में पृथ्वी बट गई। लेकिन जब कोई गेंद है, आप गेंद उठाइए और उसको ऐसे ऐसे बांटने का प्रयास करिए, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से रेखा खींचिए जिससे इसको बराबर दो भागों में बांट सकें। तो इसके लिए कोई निर्धारित नहीं है, तो उसको माना गया ब्रिटेन में। उसको मान लिया गया कि किसी एक स्थान से खींच लेते हैं, कहीं से भी खींच लेते हैं। तो ऐसा डिसाइड हुआ कि ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, ग्रीनविच, फिर से लिख देता हूँ, ग्रीनविच नामक जगह से एक रेखा ऐसे खींची गई और उसी को आगे जाके इस साइड से लाके उसको मिला दिया गया पीछे से। तो इसी को ग्रीनविच रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसी को नाम दे दिया गया ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन, या इसी को GMT बोलते हैं, ग्रीन मेरेडियन टाइम, GMT, ग्रीन मेरेडियन टाइम। इसका फुल फॉर्म आपसे परीक्षा में पूछा है, तो ग्रीन मेरेडियन टाइम, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। हिंदी में भी इसको आप खोज सकते हैं, तो इसको याद करिएगा। ग्रीनविच टाइम क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच टाइम रेखा कहते हैं, या GMT बोलते हैं उसी को, या इसी को मध्याह्न रेखा कहते हैं, मध्याह्न रेखा। 3 नाम हो गए, GMT, मध्याह्न रेखा और ग्रीनविच रेखा। अच्छा, देशांतर कितने होते पृथ्वी पे टोटल? तो 360। जैसा कि उसमें हमने देखा कि उसमें अंतर था, इसमें 360 होता है, 360 होता है टोटल। क्योंकि जो 0 डिग्री वाला होता है वहीं 360 भी हो जाता है, इसलिए वैसे तो 361 हो जाता है जीरो को काउंट करते, लेकिन जीरो वाला ही 360 हो रहा है, इसीलिए ये टोटल 360 ही होता है। समांतर नहीं होते, जैसा कि मैंने बताया भूमध्य रेखा पे इनकी दूरी सबसे अधिक होती है, भूमध्य रेखा पे इनकी दूरी सबसे अधिक है, ध्रुवों पे सबसे कम है, यानी ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। तो इतनी बातें हैं जहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इतना मैंने आपको बताया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से कुछ प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। अब इसको वीडियो को रोक के यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक, साथ में उत्तर भी है। इसको देख के एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन जब परीक्षा में आए तो आराम से कर सके। 8 तक ये हो गया। इसके बाद 8 के बाद 9, 10 से 16 तक ये हो गया आपका, 16 तक, 9 से 16 तक ये हो गया, 9 से
9 से लेके 16 तक ये हो गया। देख लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि टाइम नहीं है इसीलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लिखेंगे तो मैं उस पर आपको भेज दूंगा। तो 17 से लेके 20 तक ये टोटल 20 प्रश्न जो अक्षांश और देशांतर से हैं। उसमें हो सकता है कुछ टॉपिक मुझे बताने में छूट गया हो, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपका कोई चीज़ छूटे ना, इसके लिए क्वेश्चन भी मैं लेकर आया। अब आगे हम लोग आते हैं महासागरी धाराएं। तो आपसे ज़्यादातर तो गर्म जलधारा या ठंडी जलधारा का अभी तक एग्जाम्पल ही पूछा है, कभी ऐसे नहीं पूछा कि किस महासागर में वो बहता है। इसके लिए भी मैं मैप लेकर आया हूँ आपके साथ, लेकिन जो प्रश्न अभी तक आपसे पूछा गया है वो इसी टाइप से पूछा गया है। तो पहले हम देखते हैं ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा देखो, पृथ्वी ऐसे है ना, पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा। तो ये जान जाओ कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर ही सूर्य का प्रकाश लगभग पूरे साल सीधा पड़ता है। सूर्य का प्रकाश पूरे साल लगभग इस पर सीधा पड़ता है। यानी सबसे गर्म जगह कौन सी होगी? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जो हवा जाएगी या नीचे की तरफ भूमध्य रेखा से जो हवा जाएगी, यानी 0 डिग्री अक्षांश से जो 90 डिग्री की तरफ जो हवा जाएगी वो हमेशा गर्म हवा होगी। ये आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा की तरफ से जो ध्रुवों की तरफ जाएगी वो गर्म होगी, और जो ध्रुवों की तरफ से भूमध्य रेखा की तरफ आएगी ऐसी हवा क्या होगी? ठंडी हवा होगी। तो उसको ठंडी जलधारा बोलेंगे। और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है वो गर्म जलधारा। तो ठंडी जलधारा, इसका ट्रिक मैंने आपको दे दिया है। एक आध दो छूटा है, लेकिन इतने से आपका प्रश्न मुझे लगता है हो जाएगा। तो ट्रिक है का कहले बे क्यों। तो इससे ट्रिक है ये याद करने के लिए। का मतलब है यहाँ पे कैलिफोर्निया की जलधारा। दूसरा है क का मतलब कनारी जलधारा है। सब ठंडी जलधारा है। हमबोल्ट जलधारा ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर, वेनेजुएला और क्यूराइल। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूँ, एक क का मतलब है कैलिफोर्निया की जलधारा, ये दूसरे वाले क की मतलब है कनारी का जलधारा। ह का मतलब है हमबोल्ट का जलधारा। ले का मतलब है लेब्राडोर की जलधारा। बे का मतलब है वेनेजुएला की जलधारा। और क्यू का मतलब है क्यूराइल की जलधारा। ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। यदि आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि यदि ठंडी जलधाराएं आप याद कर लेते हैं तो इसके अलावा जो आएगी वो गर्म जलधारा होगी। आप अपने आप टिक कर देंगे। तो गर्म जलधारा होगी, इसीलिए मैंने ट्रिक नहीं बनाया है, सीधे सीधे बस नाम लिख दिया है उनका। गर्म जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म जलधारा है। क्यूरेशियो की जलधारा गर्म है। देखो, क्यूराइल और क्यूरेशियो में कंफ्यूज मत करना। फ्लोरिडा की जलधारा भी गर्म है। अगुलहास की जलधारा गर्म है। अगुलहास मोजाम्बिक की जलधारा, ये दोनों हिंद महासागर की जलधाराएं हैं। तो इस तरीके से यदि कभी महासागर से भी पूछ दे तो याद रखना। एल नीनो की जलधारा भी कैसी है? गर्म जलधारा है। तो इतनी बातें आपको धारा से याद रखनी है। इसके अलावा मैं मैप लेकर आया हूँ आपको लिए। ये जो मैप है ये ठंडी जलधाराओं का मैप है। ठंडी जलधाराओं का, जैसा कि हम बताया था मैंने कि ध्रुवों की तरफ से वो ठंडी जलधारा किधर आएंगी? ध्रुवों की तरफ से भूमध्य रेखा की तरफ। भूमध्य रेखा यहाँ से कहीं से होकर गुजरी है। ये है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी भूमध्य रेखा। तो जो ध्रुवों की तरफ से, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों की तरफ से यदि भूमध्य रेखा की तरफ कोई जलधारा आ रही है तो उसे ठंडी जलधारा कहेंगे। जैसा कि मैंने नाम याद कराया था, कनारी की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, इसके अलावा क्यूराइल की जलधारा और हमबोल्ट की जलधारा। इसके अलावा कुछ जलधाराएं और भी दिया हुआ है, जैसे फाकलैंड बेंगुएला, ये भी ठंडी जलधारा है। ग्रीनलैंड की जलधारा भी ठंडी जलधारा है। और आखोटक्स या आयोसियो, ये भी ठंडी जलधाराएं हैं। तो इसको आपको याद रखना है। नक्शा मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा किस महासागर में है। तो जैसा कि
क्यूराइल जलधारा कहाँ की है? प्रशांत महासागर की। कैलिफोर्निया भी प्रशांत महासागर, हमबोल्ट भी प्रशांत महासागर, क्योंकि मैंने बताया था महासागर में कि इधर और इधर दोनों प्रशांत महासागर हैं। तो 3 प्रशांत महासागर की हो गई, क्यूराइल, कैलिफोर्निया और हमबोल्ट। इसके अलावा आयोसिया, अखोटक, ये सब भी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हिंद महासागर का यहाँ पे नहीं दिया है। अगुलहास और अगुलहास और कौन था? अगुलहास और मोजाम्बिक। अगुलहास और मोजाम्बिक की जलधारा इधर बहती है, इधर ठंडी जलधारा है। अगुलहास और मोजाम्बिक इधर हिंद महासागर में दोनों बहती हैं। लेब्राडोर अटलांटिक महासागर में, कनारी भी अटलांटिक महासागर में, और बेंगुला और फाकलैंड या ग्रीनलैंड सभी क्या है? ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की। तो इसको आपको याद करना है। इसके अलावा मैं एक मैप और आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें भी सभी को यहाँ पे दिखा दिया है, तो उसको मैंने बता दिया है। यदि आपको यहाँ से भी देखना है तो देख लीजिएगा। ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं तो शायद आपको ना समझ में आए, तो इसको ध्यान में मत रखिए। जितना अभी ऊपर बताया उतने से आपका काम चल जाएगा। तो इतना याद कर लीजिए, आपका काम इतने से निकल जाएगा मेरे ख्याल से। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। 2 टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। इस वीडियो को इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शेयर इसको सबसे ज़्यादा करने का प्रयास करें। सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन शेयर करेंगे तो इससे दूसरे को फ़ायदा होगा, दूसरा कोई बच्चा जो तैयारी कर रहा होगा उसको फ़ायदा होगा। और सब्सक्राइब आप अपने लिए कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जो घंटी होता है साइड में। तो जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा, अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा। तो इसको आप कर लीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो इसी के साथ समाप्त करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।